गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, एक बार फिर से पुनः ब्रज टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10 विज्ञान की पाठ 9 प्रकाश, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, प्रकाश से संबंधित हमने इस अध्याय को 5 टॉपिकों में 5 टॉपिक हमारे प्रकाश का परावर्तन, दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और मानव नेत्र एवं नेत्र दोष, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण 5 टॉपिक, जिनमें से हमने पहला टॉपिक को प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया है। प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थों के बारे में हमने पढ़ा है और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार हमने पढ़े हैं और उसके साथ साथ परावर्तन के नियमों के बारे में भी हमने अध्ययन किया है। जैसा कि अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, दर्पण। कौन सा? दर्पण। तो दर्पणों के बारे में हमने इतना कुछ अध्याय किया है कि दर्पण जो होते हैं वो एक सामान्यतः एक कांच होता है जिसका पिछला पृष्ठ हमारे द्वारा क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है, वो दर्पण कहलाता है। दर्पण सामान्यतः 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने जैसा परावर्तक पृष्ठ के आधार पर समतल दर्पण के बारे में हमने बात की थी, तो समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतलीय हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतलीय, तो वो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद में अब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो गोलीय दर्पण के लिए बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है जिसका भी हमने अध्ययन किया था कि गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अच्छा, गोलीय यानी एक खोखला गोला जिसमें 2 पृष्ठ होते हैं, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य पृष्ठ होता है। आंतरिक पृष्ठ और बाह्य पृष्ठ उनकी स्थिति के आधार पर कि यदि आंतरिक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में और यदि बाह्य पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में अलग अलग कार्य, अलग अलग तरीके से, तो उस आधार पर गोलीय दर्पण को पुनः कितने भागों में? 2 भागों में। गोलीय दर्पण को 2, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि एक गोला हमने खोखला लिया, उसको बीच में से हमने काटा, काटने के पश्चात एक गोले का वक्रित भाग जिसका बाह्य पृष्ठ हमने पॉलिश किया है और आंतरिक पृष्ठ किसके रूप में कार्य कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो हमारा कहलाता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाता है छात्रों? अवतल दर्पण। अगर बात करें हम उत्तल दर्पण की, इसका मतलब वही गोले का वक्रित भाग जिसका आंतरिक पृष्ठ पर, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर तो क्या किया गया? पॉलिश और बाह्य पृष्ठ किस रूप में कार्य करे? परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे। परावर्तक पृष्ठ का मतलब है कि यानी कि आने वाली प्रकाश की किरणें जिस पृष्ठ जो पृष्ठ किसके रूप में कार्य कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है, वही पर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी? टकराएंगी, ठीक है। यानी कि बाह्य पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में और आंतरिक पृष्ठ पर क्या किया गया? पॉलिश, वो हमारा दर्पण कहलाता है कौन सा? उत्तल दर्पण। समझ में आ गया होगा? उत्तल दर्पण यानी कि बाह्य पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश किया गया हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। जबकि आंतरिक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में बाह्य पृष्ठ पर क्या किया गया? पॉलिश, वो कहलाता है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। इधर देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण यानी कि सीधी साधारण सी बात है, किसी गोले का वक्रित भाग, किसी गोले का ही वक्रित भाग है जिसका बाह्य पृष्ठ क्या किया गया हो? पॉलिश किया गया हो और आंतरिक पृष्ठ किस रूप में कार्य करे? परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, तो वो हमारा कौन सा कहलाता है? अवतल दर्पण। जैसे कि साधारणतः हमने समतल दर्पण की परिभाषा पढ़ी और समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हमने पढ़ी थी, तो वही टॉपिक यहाँ पर निकल करके आता है कि अवतल दर्पण पर बने
प्रतिबिंब की विशेषताएं। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, जैसे कि नंबर एक तो इस दर्पण पर बने जो प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, वास्तविक एवं दर्पण के कहां पर सामने प्राप्त होते हैं। अच्छा सुनिए, वास्तविक और आभासी, इन शब्दों के बारे में मैंने पहले भी चर्चा आपको की थी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात की तो यानी कि सीधी सी बात है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्रत्यक्ष रूप से अन्य स्थान पर प्राप्त हो तो हमारा कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जैसे कि इस दर्पण पर ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी, ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी, ठीक है। इसी प्रकार और अन्य प्रकाश की किरण जो इस दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित, क्या हो रही है आपतित होने के पश्चात ये प्रकाश की किरणें सभी प्रकाश की किरणें उन्हें परावर्तित होती हैं। परावर्तित होने के पश्चात में एक निश्चित बिंदु पर, यानी पहला कह सकते हैं, पहली जो विशेषता है प्रारंभिक विशेषता, यानी कि इस पर बने प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, वास्तविक एवं दर्पण के कहां प्राप्त हो रहे हैं, ये सामने प्राप्त होते हैं। पहली विशेषता है कि अवतल दर्पण पर बना जो प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा होता है, वास्तविक होता है, दर्पण के सामने होता है। और वास्तविक शब्द के साथ हम एक चीज और जोड़ करके चलें तो वो अच्छा है, वास्तविक के साथ यानी बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, उल्टा, कैसा होता है, उल्टा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार में दर्पण के सामने एवं प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, उल्टा, कैसा प्राप्त होगा भाई, उल्टा, ठीक है। तो ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता बिल्कुल साधारण सी है कि इस दर्पण के द्वारा सभी आपतित प्रकाश की किरणों को क्या किया जाता है, किसी एक बिंदु पर, आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, ये प्रकाश की किरणों का एक पुंज बनाता है, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात। इसलिए इस दर्पण को एक अन्य नाम भी दिया गया है, अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं इसको, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बना प्रतिबिंब जो विशेषताएं एबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं उस विशेषताओं में दो विशेषताएं मुख्यतः हमारे निकल कर आई थी कि एक तो बने प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, वास्तविक दर्पण के सामने एवं उल्टे प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात कि इस दर्पण के द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात किसी एक बिंदु पर क्या कर देता है, ये केंद्रित कर देता है। तो इसीलिए इस दर्पण को क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बिल्कुल साधारण सीधी भाषा में कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो किसको कहते हैं भाई, अवतल दर्पण को। अच्छा, इसी के साथ साथ ये पूछा जाता क्यों भाई अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्यों? तो क्यों का जवाब कैसे दोगे आप, कि इसका मतलब आप कैसे कहोगे, क्योंकि इस दर्पण के द्वारा आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर क्या कर दिया जाता है, केंद्रित कर दिया जाता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा आपके कि अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं। एक तो इस पर दर्पण पर बने प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, दर्पण के सामने प्राप्त होते हैं, क्योंकि दर्पण का ये सामने वाला भाग है और ये दर्पण का कहाँ है, पीछे वाला भाग। तो सामने प्राप्त हो रहे हैं, हमारा दिख रहा है भाई सामने प्रकाश कितने, तो दर्पण के सामने और कैसे, उल्टे।
इसी के साथ साथ दूसरी विशेषता में कि ये दर्पण क्या करता है, परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है भाई, इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, उत्तल दर्पण की। किसकी बात करते हैं, उत्तल दर्पण। हाँ भाई, उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की जो साधारण सीधी परिभाषा है उस अनुसार ये किसी गोले का क्या है, वक्रतु भाग, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या किया गया है, पॉलिश, और बाह्य भाग किस रूप में कार्य कर रहा है, बाह्य भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक उसके किसके, अवतल दर्पण के विपरीत। वहां पर बाह्य भाग पर पॉलिश किया गया था, आंतरिक पृष्ठ किसके रूप में कार्य कर रहा था, परावर्तक पृष्ठ के रूप में। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ऐसा गोलीय दर्पण का ऐसा वक्रित भाग जिसके आंतरिक पृष्ठ पर तो क्या किया गया, पॉलिश, और बाह्य पृष्ठ किसके रूप में, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब वही जैसे कि हमने समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं पढ़ी, उसके पश्चात में हमने अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं भी पढ़ी है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। हाँ भाई, जैसे हमें पता चला, हमने अभी पढ़ा है अवतल दर्पण जिस पर बने प्रतिबिंब की विशेषताओं में, जिस पर बने प्रतिबिंब की विशेषताओं में पहली जो विशेषता थी वो विशेषता थी कि उसके बने प्रतिबिंब जो होते हैं वास्तविक दर्पण के सामने और साथ के साथ कैसे, उल्टे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी वही प्रकाश की किरणें हमने आपतित की भाई, जिधर परावर्तक पृष्ठ होगा उस ओर ही, या आपको ये सदैव फिक्स है, ध्यान रखना है, सदैव हम जो प्रकाश किरणों का पुंज जो डालते हैं वो परावर्तक पृष्ठ की ओर यानी कि बाईं ओर से डाला जाता है। यानी प्रकाश की किरणों को किससे, बाईं ओर से। ये प्रकाश की किरणें हमने आपतित की है किस दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर। किस दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर। जैसे ही हमने आपतित किए तो आपतित किए हैं तो इसके पश्चात क्या टकराएंगे, टकराने के पश्चात कौन सी घटना होगी, परावर्तन। तो परावर्तन के अनुसार ये प्रकाश की किरणों को इस प्रकार यानी कि बाहर की ओर, इस प्रकार प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, यानी कि बाहर की ओर परावर्तित कर देता है। भाई सीधी सी बात है, आप इसको एक साधारण उदाहरण से भी समझ सकते हो कि जैसे कि आप कोई गोलीय वस्तु जिसका वक्रित भाग, जैसे कि आपके अगर इस हथेली की बात करूं, मैंने इसको इसके ऐसे कैसे लगाया हुआ है, तो इधर से कोई बॉल आकर के टकराएगी तो टकरा करके कहाँ जाएगी, अंदर की ओर। अगर कोई बाहर से बॉल इस पर आएगी तो ये कहाँ जाएगी, बॉल बाहर की ओर। यहाँ पर अंदर की ओर प्रकाश किरणें, ये तो हमारा कौन सा दर्पण है, जब ये परावर्तक पृष्ठ के रूप में, तो ये अवतल दर्पण है। और बाहर का जो पृष्ठ कर रहा है, अगर हमारा बाहर वाला पृष्ठ यदि किस रूप में कार्य कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ के रूप में, तो वो हमारा कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को बाहर की ओर निकालता है, जबकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात अंदर की ओर परावर्तित करता है। तो पहली विशेषता तुलनात्मक, कि इस दर्पण पर बने प्रतिबिंब सदैव अब देखिए सुनिए, अब ये बाहर की ओर और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रकाश की किरणों को एक दूसरे से मिलाते हुए लाना है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये प्रकाश की किरणें एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, एक दूसरे के बिल्कुल त्रियक दिशा में,
यानी कि जितने आगे जाएंगे, आगे जाने के पश्चात इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती हुई जाएगी। बीच की दूरी क्या होती जाएगी भाई? बढ़ती हुई जाती है। तो बीच की दूरी बढ़ती हुई जाती है, इसका मतलब आगे तो संभव है ही नहीं इनका आपस में एक दूसरे का मिलना। हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक आधार पर हम इनको पीछे की ओर डॉट डॉट करके निकाल इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि ये हमारी कल्पना के अनुसार है, यानी कि ये जो बिंदु है प्रतिबिंब का, तो ये बिंदु, इसका मतलब यहां पर ऐसा प्रतिबिंब कैसा, ये प्रतिबिंब कहलाता है हमारा आभासी। जैसे मैं बात कर रहा था काल वास्तविक की, तो अब ये आभासी प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? इस प्रकार प्राप्त होता है, यानी कि इसकी हमारे अनुसार क्या की जाती है? कल्पना की जाती है। कल्पना किस तरीके से? कि आगे की ओर तो तिर्यक दिशा में, हमें सदैव ध्यान रखना है, कोई प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे के तिर्यक दिशा में जा रही हैं तो वो सामने अनंत तक भी नहीं मिलनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उनको पीछे की ओर उनका डॉट डॉट करके, और डॉट डॉट अगर हम निकालते हैं कि ये हमने कल्पना की है, इसका मतलब इसी आभासी का दूसरा नाम होता है काल्पनिक। क्या नाम होता है भाई? काल्पनिक। यानी कि काल्पनिक यानी कि कल्पना अनुसार। तो ये इसका मतलब इस पर बने प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? आभासी। अच्छा ये देखिए, मैंने पहले कहा था दर्पण के सामने इधर होता है, और ये दर्पण के कहां प्राप्त हो रहे हैं? पीछे। आभासी एवं दर्पण के पीछे एवं सीधे प्राप्त होते हैं। पहली विशेषता बिल्कुल साधारण सी है कि इस दर्पण पर बने प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं? आभासी होते हैं, दर्पण के पीछे प्राप्त होते हैं, और साथ के साथ कैसे होते हैं? सीधे। अच्छा ये चीज आप बिल्कुल फिक्स कर लो, आभासी के साथ कौन सा शब्द? सीधा। और जबकि वास्तविक के साथ उल्टा। जब भी कभी कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसको अपन उसके साथ साथ बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। और यदि कोई प्रतिबिंब आभासी है तो इसके साथ साथ वो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा प्राप्त होगा। ये हमने समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमने विशेषता नंबर 1 पहली पढ़ी थी, जिसमें उस दर्पण पर भी बने प्रतिबिंब सदैव कैसा? आभासी, दर्पण के पीछे, और कैसा प्राप्त होता है? सीधा। क्योंकि हम यदि किसी दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब सीधा ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर नीचे और पैर ऊपर, जैसे हम खड़े, बस केवल उस दर्पण में एक घटना होती है। वो घटना क्या होती है? पार्श्व उत्क्रमण की, यानी कि दायां भाग बाएं भाग के रूप में और बायां भाग दाएं भाग के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आभासी के साथ सीधा। पहली विशेषता हो गई बने प्रतिबिंब की विशेषता पहली। नंबर 2 दूसरी विशेषता में सीधी सी बात है, हमने वहां पर अवतल दर्पण के लिए क्या प्रकाश किरण पुंज डाले थे, और प्रकाश किरणें जैसे डाली तो वो प्रकाश की किरणों को कहां पर? एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जबकि यह उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को, आपतित जो प्रकाश किरणें होते हैं उन्हें परावर्तन के पश्चात क्या कर देता है? आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? फैला रहा है। क्या कर रहा है भाई? फैला रहा है। यानी कि आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है। इसलिए इस दर्पण को एक दूसरा नाम अपसारी दर्पण, इसलिए इसको क्या बोला जाता है भाई? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। वही चीज मैं फिर पुनः दोहराता हूँ अवतल दर्पण के लिए। जैसे अगर पूछे जाए आपसे कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो किस दर्पण कहते हैं भाई? उत्तल दर्पण को। अच्छा इसी के साथ ये पूछ लिया जाता है क्यों, तो क्यों का भी आप आंसर दे सकते हो। क्यों का आंसर कैसे दोगे? क्योंकि यह दर्पण आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात क्या कर देता है? फैला देता है। इसीलिए इसको अपसारी, अप का मतलब फैलना, अपसारी, अभी का मतलब केंद्रित होना। तो अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण को। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को। तो दोनों दर्पणों में कहीं कंफ्यूज ऐसा नहीं हो कि
कहीं एक दूसरे को मिक्स कर दें। आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ध्यान रखना है किसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। अगर ये चीजें आप यहाँ से पृष्ठ से आप पहचान सकते हो, जिसका बाह्य पृष्ठ उत्तल दर्पण, जिसका आंतरिक पृष्ठ वो अवतल दर्पण, तो ये दोनों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की हमने परिभाषाएं, डेफिनेशन अच्छी तरीके से और उस पर बने प्रतिबिंब की एबिलिटी यानी कि विशेषताएं भी हमने पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी और यही जो चीज जैसे मैंने बताई है वही आपको नोट्सों के रूप में मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट टॉपिक। अगला इन्हीं से संबंधित इनके उपयोग, क्या है भाई? उपयोग। अच्छा, उपयोग की बात करें, सीधी सी बात है, हम इन दर्पणों का उपयोग करते हैं। अब उपयोग के लिए जैसे हमारा पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? अच्छा, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना है तो आपको बिल्कुल साधारण सी बात है, पहला उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट एवं जो वाहनों के अग्रदीप होते हैं, अग्रदीपों का मतलब होता है हेडलाइट्स, तो पहला उपयोग बिल्कुल साधारण सा है कि इस दर्पण का उपयोग भाई कार्य के अनुसार अगर हम बात करें तो कार्य के अनुसार ये दर्पण आपतित प्रकाश की किरणों को क्या करता है? केंद्रित करता है। क्या करता है भाई? केंद्रित करता है सामने की ओर किसी एक निश्चित बिंदु पर, सामने दर्पण के सामने। तो इसका उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, दूसरा उपयोग की हम बात करते हैं तो इस दर्पण का जो उपयोग है दंत विशेषज्ञों द्वारा यानी कि दांतों का प्रतिबिंब, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का प्रतिबिंब। अच्छा, दांतों का प्रतिबिंब कैसा? बड़ा। इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? बड़ा। तो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि बड़ा प्रतिबिंब अगर हमें देखना है या बड़ा प्रतिबिंब देखने के रूप में, ठीक है। तीसरा उपयोग जो हमारी आपने देखा होगा सौर ऊर्जा भट्टियां जो होती हैं, सौर ऊर्जा सूर्य की प्रकाश की किरणों पर आधारित सौर ऊर्जा भट्टियों में, तो सौर ऊर्जा भट्टियों में क्या होता है कि पास में बड़े बड़े क्या लगा दिए जाते हैं? ये अवतल दर्पण लगा दिए जाते हैं। आपने कभी महसूस किया हो तो लेंसों के लिए बाजार में जो लेंस होती है जो प्रकाश किरणों, अच्छा इसके द्वारा भी अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश किरणों को मैंने बताया था कि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो सौर ऊर्जा भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जिसको? सौर ऊर्जा भट्टियों को चलित या चलाने के लिए, तो सौर ऊर्जा भट्टियों के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा भट्टियों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 4,
जो हमारे सेविंग दर्पणों के रूप में भी, जहाँ हम जैसे सेविंग करवाते हैं दुकानों पर जाकर के, सैलून वगैरह, तो यहाँ पर यदि हमारे चेहरे का हमें सेविंग करवानी है तो उसका भी बड़ा प्रतिबिंब अगर हमें प्राप्त होगा तो उसे आसानी से और साफ सुथरे ढंग से, और उसमें हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, तो उसके रूप में भी ये जो होते हैं सैलून, ये भी कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, यानी कि सेविंग दर्पण के रूप में भी। सेविंग दर्पण के रूप में। तो ये मुख्यतः 4 उपयोग किसके? अवतल दर्पण के। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न आता है और हमें याद होना चाहिए कि वहां पर सीधा सा आता है, या तो 2 उपयोगों की बात करें तो 2 उपयोग भी आ सकते हैं, और कहो तो 4 उपयोग भी। भाई अवतल दर्पण के उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो उपयोग, ये साधारण से प्रश्न, बिल्कुल सीधा प्रश्न है रूपरेखा। अवतल दर्पण के उपयोग, तो अवतल दर्पण के उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट, वाहन के अग्रदीप यानी हेडलाइट्स के रूप में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, डेंटिस्ट, जो जिनको कहा जाता है डेंटिस्टों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के रूप में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर ऊर्जा भट्टियों के रूप में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पणों के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण उपयोग किसके? अवतल दर्पण के। अच्छा ठीक है भाई, आगे होगा समझ में। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं हम किसकी? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के उपयोग। अच्छा, उत्तल दर्पण के उपयोग में हम बात करते हैं तो इधर ध्यान से देखिए। पहला उपयोग जो वाहनों के, अब इसके द्वारा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का तो साधारण सी बात है कि इसका उपयोग किसके लिए? छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए। कैसा प्रतिबिंब? छोटा प्रतिबिंब। बिंब का आकार बड़ा और प्रतिबिंब का आकार छोटा। तो जो हमारे वाहन जो होते हैं, वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट्स में, तो इसका उपयोग किया जाता है। अब जो वाहन का पश्य दृश्य, दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि पश्च दृश्य यानी कि पीछे का दृश्य देखने वाले। आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर जो होता है उसके एक तो सामने ऊपर की ओर लगा हुआ होता है, जिसमें वो पीछे की ओर, कभी आपने अगर ट्रैवल किया हो, बस हो चाहे कार हो, जीप हो, तो सभी के अंदर एक तो ऊपर की ओर लगा होता है सामने, और एक बिल्कुल उसके साइड में लगा होता है, साइड में शीशा। तो उन शीशों में पीछे की ओर बड़ा प्रतिबिंब, यानी कि बड़ी बस, कोई भी बड़ा वाहन खड़ा हुआ है तो उसका पूरा प्रतिबिंब यानी कि छोटा प्रतिबिंब हमें उसके अंदर दिखाई देता है। तो उस ड्राइवर को इससे बड़ी सहायता मिलती है। तो इसका मतलब यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा किसको? वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण में पीछे के जो बड़े बिंब हैं उनका छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के रूप में भी किया जाता है। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है आपको। वाहनों की यहाँ 2 बार बात हुई है। वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट्स में तो किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और वाहनों के पश्च दृश्य, आप ये सोचेंगे डायरेक्ट प्रश्न यही आएगा, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। आप सोचेंगे जैसे प्रश्न आएंगे उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए, ऐसा नहीं है। आपको कहो तो प्रश्न इनमें से भी बन सकता है, उपयोगों में से। कहो तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है आंसर। क्या बताओगे? अवतल दर्पण। क्या बताओगे भाई? अवतल दर्पण। आपसे पूछ लिया जाए कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? क्या आंसर दोगे? उत्तल दर्पण। क्या दोगे भाई आंसर? उत्तल दर्पण। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। दूसरा उपयोग कि इस दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब, इस दर्पण का उपयोग मैंने बताया था यहां पर काल्पनिक यानी कि आभासी, अगर इस दर्पण का उपयोग सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब
देखने के रूप में भी किया जाता है। तो इस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है उसका सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने में या देखने के रूप में भी किया जाता है। तो ये दो उपयोग तो किसके हैं भाई? उत्तल दर्पण के। कहने का मतलब है इस उपयोग से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सदैव सीधे होंगे और सदैव कैसे होंगे? छोटे होंगे। किसी भी स्थिति में कैसे होंगे? सीधे और छोटे। ठीक है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इन दोनों उपयोगों के बारे में हमें उल्टा भी और सीधा भी दोनों तरीके से उपयोगों से दर्पण का नाम भी पूछा जा सकता है और दर्पण से उपयोगों के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अवतल दर्पण के, तो ये हमारा गोलीय दर्पण हमने जो चर्चा की थी, गोलीय दर्पण जो कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोनों की परिभाषा हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण हम किसे कहते हैं। दोनों पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हमने पढ़ी है कि अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है और उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोनों के आकार हमने पढ़े थे। ठीक है, अगर आपको प्रश्न यहाँ से ऐसा नहीं है डायरेक्ट डेफिनेशन परिभाषा के रूप में, डायरेक्ट क्यों के रूप में, तुलनात्मक यानी कि अंतर वाले भी आ सकते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कोई दो अंतर आप बता सकते हो। दो अंतर खूब अच्छे तरीके से कि अवतल दर्पण जो होता है उसका कौन सा पृष्ठ? आंतरिक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। साथ के साथ ये भी बता सकते हो ये जो होता है दर्पण, ये प्रकाश की किरणों को आप परावर्तन के पश्चात क्या कर देता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसी प्रकार हम अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए भी आप क्या कह सकते हो कि ये जो होता है ये दर्पण, इसका कौन सा पृष्ठ? बाह्य पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। साथ के साथ दूसरे अगर हम बात करें तो वही तुलनात्मक कि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? परावर्तन के पश्चात फैला देता है। तो आप इसमें उपयोगों के अंतर के आधार पर भी तो अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण की बने प्रतिबिंब की विशेषता हमने पढ़ी। साथ के साथ इन दोनों दर्पणों के हमने क्या पढ़े? यूजेज यानी कि उपयोग। उपयोगों की बात करें तो अवतल दर्पण के उपयोग हमने ये यहाँ पर 4 बिल्कुल साधारण से हैं और उत्तल दर्पण के उपयोग ये 2 बिल्कुल साधारण। प्रश्न कहीं से कैसा भी आ सकता है, आपको तैयारी बारीकी से और अच्छे तरीके से करनी है। सरलता से देखें तो ये बिल्कुल सरलता वाले प्रश्नों में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दर्पणों का उपयोग यहाँ पर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सभी इन उपयोग इनके बारे में हमने यहाँ पर पूर्ण रूप में चर्चा कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो है दर्पण। अब दर्पण के बारे में ये पारिभाषिक चीजें हमने पढ़ी है। अब दर्पण की रूपरेखा की, दर्पण पर जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन की घटना पढ़ी थी उसमें परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के पश्चात उससे संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दार्थ हमने पढ़े थे। उसी प्रकार दर्पणों के भी कुछ पारिभाषिक शब्दार्थ हैं कि दर्पण पर भी कुछ इंगित है, क्योंकि हमें ये पाठ अभी आगे और आगे बढ़ेगा तो उसके लिए हमें और गहराई तक तो धीरे धीरे सभी चीज़ों के बारे में जानकारी। तो ये टॉपिक यहाँ पर पूर्ण होता है। ठीक है, धन्यवाद।